In this video, we are discussing about atom and molecules, class 9, chapter 3. तो सबसे पहले हम अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जो महर्षि कन्नड़ थे। उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म है। एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म, उस स्मॉलेस्ट फॉर्म को क्या बोल दिया उन्होंने? परमाणु। परमाणु एटम की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को इन्होंने बोला परमाणु। कि जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट चीज से बना हुआ है और एटम से भी छोटी है, उनको उन्होंने परमाणु बोला, जिसका मीन एटम होगा। ठीक है। उसके बाद आए महर्षि, इंडियन फिलोसफर थे। कात्यायन, इनका मानना था कि जो एटम है वो हमेशा कैसी फॉर्म के अंदर मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म के अंदर। इन्होंने कहा कि जो एटम होगा वो ऑलवेज फाउंड इन अ कंबाइंड फॉर्म, हमेशा ही वो एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाया जाएगा, सिंगली नहीं मिलेगा। तो ये दो इंडियन फिलोसफर थे जिनका ऐसा मानना था। एक ने परमाणु के बारे में बताया और दूसरे ने एटम की कंबाइंड फॉर्म के बारे में बताया। तो इसके बाद हमारे कुछ केमिकल्स लॉ आए जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अभी, केमिकल्स लॉ की। देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ केमिकल लॉ आए। केमिकल लॉ के अंदर हम इस विषय पे बात करेंगे कि जो एटम है वो किस तरीके से कंबाइन होगा और एटम के अंदर कंबाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगी। वाई एटम आर कंबाइन। इस चैप्टर के लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि एटम कंबाइन क्यों करता है। वो करेगा वैलेंसी के कारण, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल देते हैं इसको। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ मीन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मास को ना ही तो पैदा किया जाता है ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन neither be created and nor be destroyed during a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को हम ना तो पैदा कर सकते हैं, कोई भी न्यू मास होगा उसको हम पैदा नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ माना जाएगा इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी टेकिंग अ 1 kg ice, 1 kg ice, slowly and heat it change into water. It change into water. Then we found that water is also 1 kg. There are no loss of water molecules. तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई लॉस नहीं हुआ, ना ही किसी एटम का लॉस हुआ। तो जितना मास हम यहाँ पे लेके चले थे इसकी इस फॉर्म से, अगर इस फॉर्म के अंदर ये चेंज हुआ तो इसका कोई भी मास चेंज नहीं हुआ, कोई भी एटम इसका डेस्ट्रॉय नहीं हुआ, कोई न्यू एटम इसका क्रिएट नहीं हुआ, जिसके कारण जितना मास हम यहाँ से इसको लेके चले थे उतना ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये तो था फिजिकल स्टेट का चेंज। अगर हम केमिकल स्टेट की बात करें, केमिकल स्टेट के अंदर आ जाएगा हमारा, जैसे कि
वाटर बनेगा H2 प्लस O2, H2O बनेगा। अब इनको H2 या इसको O2 क्यों लिखते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो H2 प्लस O2 यहाँ पे H2O बना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना यहाँ पे वाटर का। किस किस से बना? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, मीन दो एटम हाइड्रोजन के, दो एटम ऑक्सीजन के, दोनों मीन 4 एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, सिंगली एटम ऑक्सीजन का है। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। इसके आगे 2 फिट कर देंगे, 2 फिट कर देंगे तो ये वाला इसके साथ भी कंबाइन होगा और इसके साथ भी कंबाइन होगा, दोनों के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन क्या करती है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मैं इसके आगे भी 2 लगा दूंगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, देन दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहाँ से फिर एक और डेफिनेशन निकल के आई, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की एक न्यू डेफिनेशन आ गई यहाँ पे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। कि जो रिएक्टेंट का मास होगा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे कोई एटम खत्म नहीं हो रहा, नया पैदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे उतने ही एटम हमें मिलेंगे जितने यहाँ पे होंगे टोटली आर प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। सो ये थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो आ जाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सेकेंड लॉ आ जाएगा हमारा लॉ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में कहा है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमें मिलता है या कोई भी कंपाउंड हमें मिलता है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर मिलेगा, ठीक है। द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स आर इन सिंपल होल नंबर रेशो। उनका जो एटम का रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा। होल नंबर में कोई भी एटम आधा कंबाइन नहीं करेगा यहाँ, ठीक है। फिर हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। H2O का एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो उनका एटॉमिक मास रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो में मिलेगा, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशो होगा। H2O में हम देखते हैं हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना होगा। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 1 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा डबल 16। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरे पास 1:8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगा हमें कि जो वाटर होगा वो 1:8 के कॉम्बिनेशन में मिलेगा, इस होल नंबर रेशो में मिलेगा, चाहे वो वाटर केमिकली बनाया गया हो, चाहे वो हमें नेचुरली अकरिंग फॉर्म में मिले। तो वो कैसे मिलेगा हमें 1:8 की फॉर्म के अंदर मिलेगा। मीन अगर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के साथ 8 ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। 1 हाइड्रोजन के साथ 8 ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो हमें 9 ग्राम वाटर मिलेगा। कितना मिलेगा 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम वाटर हमें मिलेगा। तो ये था सिंपल होल नंबर रेशियो में। ऐसा ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हैं।
CO2। ऐसा ही हम CO का निकाल सकते हैं कि कार्बन कितने होल नंबर रेशो में कंबाइन कर रहा है, या CO2 कितने होल नंबर रेशो के अंदर कंबाइन कर रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने होल नंबर रेशो में कंबाइन करेगा। तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि इनके जो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ही ये कंबाइन करेंगे हमेशा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ बिग आर एटम। एटम कितने बड़े हो सकते हैं। हाउ बिग आर एटम, एटम कितने बड़े होंगे। तो एटम ज्यादा बड़े नहीं होंगे, एटम होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इमेजिनेशन पावर है उससे भी छोटे होंगे। अगर हम इमेजिनेशन पावर में सबसे छोटी से छोटी चीज को इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सुई की नोक है उसको भी इमेजिन करेंगे तो उससे भी छोटा हमारा एटम मिलेगा। एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। इससे भी स्मॉलेस्ट फॉर्म हमें देखने को मिलेंगी एटम के सब पार्टिकल, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिए हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो साइज है वो इतना मिलेगा नैनोमीटर में, या फिर मीटर में ये मीटर में होगा। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, इतना जो साइज है हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस का है। तो आप यहां से इसको अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। तो दिस इज वेरी स्मॉल। हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो एटम इससे थोड़ा सा ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से छोटा होता है। तो 10⁻10 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का साइज है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो एटम की, जब ये डिस्कशन चल रही थी कि एटम कैसा है कैसा होगा, तो जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन बोला गया कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। इन्होंने एटम को लेकर एक छोटी सी थ्योरी दी, जिसके कारण पूरे के पूरे जो साइंटिस्ट थे वो एकदम मतलब वरी हो गई कि इतनी बड़ी थ्योरी एटम के बारे में, और इनकी बहुत सारी बातें थी वो सही भी थी, और कुछ एक बातें बाद में जाकर फेलियर का कारण बनी। इनका फेलियर बना जो मॉडल का। तो एटम की थ्योरी आती है, फर्स्टली इन्होंने कहा कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम कैसा है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। बट नाउ वी आर नो दैट एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों के अंदर एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू टुडेज थ्योरी। सेकंड, सेम एटम हैव सेम प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा कि जो सेम एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे, तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा ही डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैं एक हाइड्रोजन का एटम एंड एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे रख दूं तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंस होगी, इनका मास नंबर भी डिफरेंस होगा, इनके अंदर हर तरह का डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सेम एटम्स आर combine give a molecule, give a molecule।
जब सेम एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या देते हैं, एक मॉलिक्यूल गिव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा तो H2 बनेगा, दिस इज अ मॉलिक्यूल। O प्लस O कंबाइन करेगा तो O2 बनेगा, दिस इज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इन्होंने इस बारे में कहा कि अगर सेम एटम कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल देंगे, एंड डिफरेंट एटम आर कंबाइंड टुगेदर दे गिव अ कंपाउंड। डिफरेंट एटम्स आर combined together they give a compound। वो क्या देंगे, एक कंपाउंड देंगे। कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन कर रहा है तो H2O दे रहा है, यहाँ पे दोनों एटम डिफरेंट है तो इस हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड, विच इज अ वाटर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो इसके बाद जो डाल्टन की थ्योरी आई, इसने बहुत बड़ा मतलब बदलाव कर दिया साइंटिस्ट के आगे इस थ्योरी के कारण। तो ये थ्योरी एक बहुत बड़ी थ्योरी साबित हुई अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो डाल्टन इस थ्योरी को लेकर एटम के बारे में बहुत कुछ जान गए थे, बाद में साइंटिस्ट इसी थ्योरी को लेकर डिस्कवरी में जुट गए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ एटम्स आर हैविंग देयर जो मतलब स्ट्रक्चर या फिर उनका जो हम पहचान करते हैं जिनसे, कि उनका जो पहचान चिन्ह है वो क्या होगा एटम का, और मॉडर्न सिंबल हैं वो क्या होंगे, एंड जो लास्ट एंशिएंट सिंबल थे वो क्या थे।